Hello everyone, this is your mentor teacher Prateek Jain and बच्चों नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इट हैज स्टार्टेड। तो एनटीए की वेबसाइट पे, एनटीए नीट की वेबसाइट पे नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ गया है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड डेफिनेटली यू मस्ट बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाले डेज में, वीक्स में ऐसे जो भी अपडेट्स आपके एग्जाम के बारे में आते हैं, आपके फॉर्म्स के बारे में आते हैं, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में आते हैं, कॉलेजेस का, काउंसलिंग का, एवरी डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। तो इन केस आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी सब्सक्राइब्ड ऑन द चैनल। बच्चों आज के इस वीडियो में जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, नीट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको भरना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहां पर आएंगे, डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या रखना है, डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या रखना है, एवरी थिक एंड थिन मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाता हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना रहेगा। बट मेरा सबसे पहला एडवाइस ये है कि ये फॉर्म आप बहुत केयरफुली भरें, समय निकालकर आराम से, तसल्ली से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। राइट, फाइल के नाम क्या होंगे, फाइल का साइज वगैरह क्या होगा, वो मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो के फर्स्ट पोर्शन, शुरुआत के पोर्शन को सुनकर पहले अपना सारा फाइल वगैरह आप रेडी कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लोगे, और फिर उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसका अपलोडिंग वाला पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। राइट, सो बड़े आराम से, तसल्ली से, केयरफुली, एरर्स ना करें। बहुत ज़्यादा करेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। हर साल में देखता हूं कि बच्चे उन एरर्स की वजह से परेशान होते रहते हैं। तो टेक योर टाइम, आराम से, महीना भर आपको पूरा मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। 7 मार्च तक आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन है, तो आराम से समय निकाल कर ये फॉर्म भरेंगे, बहुत हरी में, बहुत रश में नहीं रहेंगे। राइट, सो बच्चों सबसे पहले तो आप फॉर्म फिलिंग वाले प्रोसीजर के लिए आप नीट का जो एनटीए वेबसाइट है उस पर जाएंगे। तो लेट्स से गूगल में आप आ गए और आपने एनटीए नीट 2025 जो है उसको सर्च किया, तो यहां पर neetnta.nic.in ये वेबसाइट आपका नीट का आ गया। इसको अपन ओपन कर लें एंड ऑफ कोर्स आप देख ही चुके होंगे कि इसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहां पर आपका नीट 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आ रहा है। इसको अपन क्लिक करें तो ये आपका फॉर्म फिलिंग का जो ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट लुक एंड फील जो है वो आपके सामने है। आप चाहें तो एग्जामिनेशन सिटीज यहां से देख सकते हैं। वैसे मोस्टली आप देखिए तो जो मेन सिटीज हैं वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल होते ही है, बट स्टिल आप देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई वुड एडवाइज यू कि आप डाउनलोड करके रखिए एंड जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट बुलेटिन। जो ऑब्वियस चीजें हैं उनको छोड़ दो, बाकी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितनी डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको गो थ्रू करो। एग्जाम के बारे में जो डिटेल स्पेसिफाइड हैं उनको प्रॉपरली आप गो थ्रू करें और उसके बाद अपना ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। राइट, नाउ सिंस आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे कि आपने नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर अगर आपको दोबारा लॉगिन करना हुआ तो आप यहां पर आएंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। बट सिंस हमारा नया रजिस्ट्रेशन है तो ये मैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पे गया। अब इसके आगे एक तो हमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वो पीछे भी था, आपने कर लिया होगा। और फिर ये पूरा जितना पेज पर कहानी लिखा है ना, इस पूरी कहानी को आप केयरफुली पढ़िए। मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूं कि इसमें अपने को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तो जैसे मैंने कहा, ये बुलेटिन आप डाउनलोड कर लो, वो ठीक है। यहां पे आपका फी कितना है, आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है वो मेंशन किया हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितना कितना चार्ज लगेगा वो स्पेसिफाई कर दिया, तो ठीक है, नॉर्मल बात है। अब जैसे ही आप इसका स्टेप चालू करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करने हैं, है ना, पहले वो ही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। करीबन 10-12 चीजें आपको इसमें रेडी रखनी है। तो सबसे पहली चीज जो आप रेडी करेंगे दैट इज रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज अपने फोन के कैमरा से भी आप क्लिक कर सकते हैं। इट शुड बी अ कलर फोटो एंड प्रॉपरली बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखें, है ना, कि मैं एडिटिंग में, फोटोशॉप में उसको वाइट कर लूंगा बैकग्राउंड, ये सब नहीं करना है। आप एक वाइट बैकग्राउंड में अपना फ्रेश रीसेंट फोटोग्राफ क्लिक करो
और जब आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो ध्यान रहे इट शुड बी 80% फेस। जैसे कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगा, इन्होंने मेंशन किया है, बट फेस जो है आपके फोटोग्राफ का 80% एरिया फेस होना चाहिए। आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए। आप अगर स्पेक्स वगैरह लगाते हैं तो आप स्पेक्स लगाकर फोटो खिंचवा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अब वो फोटोग्राफ जब आप सेव करोगे अपने पीसी में, लैपटॉप में, जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आई वुड एडवाइज यू कि आप अपने लैपटॉप से, पीसी से या टैब से फॉर्म फिल करें। फोन से फॉर्म फिल करना अवॉइड करना बेटर रहेगा। अब जब आप फोटोग्राफ का वो सेव करोगे तो ये फोटो का नाम जो रखना है वो इस तरह से आएगा, अंडरस्कोर एंड फोटो। उसका नाम जो आएगा इट विल बी अ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होगा। उस फाइल का नाम, जो फोटो आपने क्लिक किया उस फाइल का नाम होगा अंडरस्कोर एंड फोटो। जैसा ही लिखा हुआ है वैसा नाम उस फाइल का होना चाहिए। और ये फाइल 10 KB से 200 KB के साइज की होनी चाहिए। अब आप जब फोन से फोटो क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली उसका साइज नेचुरली इस वाले साइज रेंज में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, आप एक जनरल वेबसाइट यूज कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे गए और गूगल पे आपने टाइप किया 10 KB टू 200 KB या जो भी स्पेसिफिकेशन है, आई थिंक 10 KB है, 10 KB टू 200 KB कन्वर्टर। तो जैसे ही आप ये क्लिक कर रहे हैं तो यहां पे आपको रीसाइज करने के बहुत सारे यूटिलिटीज मिल जाएंगे। तो किसी भी एक यूटिलिटी पे आप जा सकते हैं। मान लो इस वाली यूटिलिटी पे आप गए, इस जगह पे जो भी आपने फोटो क्लिक किया है उस फोटो को यहां पे अपलोड कर दो। राइट, आपको जो भी साइज वगैरह चाहिए वो आप लिख चुके हो, अपलोड करके जेपीजी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करो। वो जिस साइज में आपने मांगा था उसी साइज का फोटो मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। गूगल पे टाइप करके यहां पे वो फोटोग्राफ जो आपने क्लिक की है उसको अपलोड कीजिए और अपने उस नए साइज में उसको स्टोर कर लीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक है, सो बैक टू द पेज। तो पहले आपने अपना ये आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो रेडी कर लिया ना। सेकेंड चीज जो है दैट इज अ सिग्नेचर फाइल। तो आप क्या करेंगे, आप एक व्हाइट पेज, एक ब्लैंक पेज लेंगे, रूल्ड वाला मत लेना, ब्लैंक पेज ले लो। उस ब्लैंक पेज पे आपका साइन करो, जो भी आपका ऑफिशियल साइन है, जो साइन आप एग्जामिनेशन डे पर अटेंडेंस शीट में भी करोगे वही साइन है ना, एक्सपेरिमेंट मत करते रहना। तो एक साइन जो आपका फाइनल है उस साइन को आप कीजिए। फिर उस साइन का भी फोटो क्लिक करो। उसका फोटो क्लिक करने के बाद एक फाइल बन गया। वो फाइल का नाम, उस फाइल का नाम होना चाहिए द फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम। जैसे मान लीजिए प्रतीक नाम से मैं अगर अपना एप्लीकेशन भर रहा हूं तो मेरी उस फाइल का नाम होगा PR अंडरस्कोर, PR और अंडरस्कोर के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, PR अंडरस्कोर सिग्नेचर। ये आपकी फाइल का नाम होना चाहिए और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड बच्चों वापस से ये 10 KB से 50 KB की फाइल होगी। तो वही आप अपने इमेज रीसाइजर पे जाओगे, वहां पे लिखो 10 KB टू 50 KB रीसाइजर, वहां पे आपका वो यूटिलिटी खुल के आ रहा है। और उधर अपना सिग्नेचर वाला जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करके अपने डिजायर्ड साइज में बना लो उसको। ठीक है, आराम आराम से पूरा प्रोसेस करोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्नेचर वाली फाइल अपनी रेडी होगी। फिर आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ चाहिए। ये 4x6 का एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ होता है। ये तो पासपोर्ट साइज थी, अब ये पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ होगा। 4x6 का ये फोटो होता है। ठीक है, अब ये जो फोटो आपने क्लिक किया है उसको आप 4x6 फॉर्मेट में, 4x6 वाली साइज में या तो क्लिक करो या उसमें कन्वर्ट करो। उस फाइल का नाम, उस फोटो का नाम क्या रख रहे हैं अगेन, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम, मतलब PR जो मेरा नाम है, PR अंडरस्कोर पोस्ट कार्ड फोटो। ये एज इट इज नाम छाप दो उसका। ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज भी 10 KB टू 200 KB फाइल रीसाइजर से कर लोगे। ये 4x6 का फोटोग्राफ जो होता है ना अपना पोस्ट कार्ड साइज, उस फॉर्मेट में आएगा। और उसको ऐसे वर्टिकल ले लो भले ही पूरा, और उसमें आपका पूरा फेस वहां पर विजिबल है। तो पूरा 4x6 साइज का पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ बनेगा। अगला जो फाइल रेडी करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। क्या करेंगे, एक पेज लिया, उस ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे इस तरह का पेज बनाओ, ब्लैंक पेज लो व्हाइट। जो आपका स्टैंप के लिए, थंब इंप्रेशन के लिए जो पैड आता है वो लाओ। उसमें अपने 5 ये ना 4 फिंगर्स एंड थंब, इनको सबको रखा और एक एक करके अपनी सारी फिंगर्स का इंप्रेशन उसके ऊपर बनाया। ये राइट हैंड के भी सबके ऊपर वो थंब पैड लिया और एक एक करके 5 का इंप्रेशन बनाया। मैं फोटोग्राफ दिखा दूंगा आपको अभी।
बट ये सारा यहां पे इंप्रेशन आएगा, ये सारा यहां पे इंप्रेशन आएगा, पूरा ऐसे उसके ऊपर इंप्रिंट किया, फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करने के बाद इस नाम से सेव करो, PR, वही फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ योर नेम, PR_ फिंगरप्रिंट, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आएगा, 10 से 200 केबी की होनी चाहिए। फाइल में भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की होनी चाहिए, राइट। तो ये एक पेपर के ऊपर पांचों का है ना, ये 5 और ये 5, 10 थंब इंप्रेशन, 10 इंप्रेशन सॉरी वहां पे होने चाहिए, और पूरे का फोटो क्लिक करके इस साइज में कन्वर्ट करके रखोगे, राइट। फिर अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC NCL PWD जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, नहीं है तो क्या करना है वो बता रहा हूं अभी, बट इन केस अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसका PDF रेडी कर लो, ठीक है। तो उसका PDF बनाएं, उसका PDF क्या करना है कि ये फाइल का नाम, उस PDF का नाम होना चाहिए आपके नाम का वही पहले 2 लेटर्स PR_ कैटेगरी, और फाइल का साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB, और ये आपका PDF फॉर्मेट में आएगा, राइट, ये PDF फॉर्मेट में आएगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आएगा वो आपका क्लास 10th। अब क्लास 10th में बच्चों 2 चीजें चाहिए आपको, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, एक तो पासिंग सर्टिफिकेट बनता है और एक मार्कशीट आती है, दोनों चीजें अपलोडिंग में रिक्वायर्ड है। तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट, तो आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट आता है, मिला होगा आपको, उसको स्कैन करो या फोन से PDF बनाओ, उसको स्कैन करके अडोब स्कैनर या वगैरह कोई भी ऐप यूज कर लो। तो स्कैन करके PDF बनाया, उसको स्टोर किस नाम से किया, PR, मतलब आपके नाम के इनिशियल्स यूज करो, PR_ क्लास 10th सर्टिफिकेट, इस नाम से ये फाइल सेव होगी, और इसका भी साइज 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। इट शुड बी अ PDF फाइल, ठीक है। PDF आप अगेन अगर PDF फाइल भी आपका बड़ा बनता है तो PDF रीसाइजर भी आप गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं, वो साइज डालो, वो आपको रीसाइज करके देगा। जस्ट टाइप ऑन द गूगल दैट PDF रीसाइजर, अपनी पसंद का जो साइज रिक्वायर्ड है वो डालिए, वो रीसाइज हो जाएगी। फिर आपके क्लास 10th की मार्कशीट भी अपलोड होनी है। तो जो क्लास 10th का आपको मार्कशीट मिला हुआ है, CBSE RBSE वॉटेवर बोर्ड से आप हैं, उसका मार्कशीट स्कैन कीजिए, वही एडोब स्कैनर से स्कैन करो, कलर्ड में ही कर लेना स्कैन, उसका नाम रखो वही फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम _ क्लास 10th मार्कशीट, कहीं स्पेस कुछ नहीं है, ये पूरा नाम रखा, PDF फॉर्मेट में सेव किया, 50 KB से 300 KB की अपनी ये फाइल होनी चाहिए, वही सेम रेंज सेम मेथड PDF फाइल। इन केस अगर आपके बोर्ड में, मतलब जो भी आपका 10th का स्कूल था, जो भी आपका 10th का बोर्ड था, उसमें अगर CGPA का सिस्टम है, मोस्टली में तो परसेंटेज सिस्टम चलता है, इन केस अगर आपका CGPA का सिस्टम है तो आपको अपना CGPA का जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है, ये अगर आपका CGPA वाला फॉर्मेट होगा तो आपके पास से कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होगा। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट का भी आपको PDF बनाना है ना, उसका PDF बनाओगे, नाम क्या रखोगे, वही PR_ CGPA कन्वर्जन, और 50 से 300 KB की फाइल बना। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली रीड करते हुए चलने। देन स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। बच्चों आप देखो, आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो यहां पे 2 तरीके से हो सकता है, या तो आपका आधार बना हुआ है, जो कि ऑब्वियसली आई थिंक बना हुआ ही होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप आधार के थ्रू या डिजी लॉकर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराओगे, तब तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ अलग से नहीं चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ किसको चाहिए, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल वेरीफाई देयर आइडेंटिटीज थ्रू मेथड्स अदर देन आधार या डिजी लॉकर। तो अगर आप आधार या डिजी लॉकर के थ्रू अपना पूरा रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेट करने वाले हो तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ अलग से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप आधार के थ्रू नहीं करना चाह रहे हो, आप लेट्स से बोल रहे हैं कि भाई मुझे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट यूज करना है ना, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है, तो उस केस में आप अपने उस आइडेंटिटी प्रूफ को, पासपोर्ट को या वॉटेवर, उसको स्कैन करो, स्कैन करके वही उसकी PDF नहीं सॉरी इसका JPG बनाओ, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स वही PR_, लास्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी नंबर, पासपोर्ट नंबर है तो उसके लास्ट के 4 कैरेक्टर्स यहां आने चाहिए, और उसको JPG फॉर्मेट में डालो, 10 से 200 KB की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपने आधार या डिजी लॉकर से ही अपने इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑथेंटिकेट करें, दैट्स अ डेफिनेटली बेटर ऑप्शन। इन केस आपके आधार में कुछ इश्यूज हैं या कोई और मैटर है, तो आप दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर रहे हो, पासपोर्ट या लाइसेंस या वॉटेवर जो भी आपके पास
बनता है वो यूज कर रहे हो तो फिर फाइल का नाम डिफरेंट आएगा, इस साइज में आएगा, जेपीजी फॉर्मेट में आएगा, तो उसका एक फाइल रेडी रखोगे। इन केस आधार से कर रहे हो तो फिर ये वाला 9th नंबर का जो ये ऑप्शन है ये नहीं चाहिए फिर अपने को। देन इन केस अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का आपको स्कैन्ड कॉपी चाहिए, है ना, उसको स्कैन करके पीडीएफ तैयार करो, वही नाम भी इसी तरह से उस फाइल का रखो, साइज इसका ये मेंशन्ड है वो बना लो। फिर एक एड्रेस प्रूफ आएगा। ये एक एड्रेस प्रूफ में जैसे ये ऑफ कोर्स आप आधार यूज कर सकते हो, पासपोर्ट भी आप यूज कर सकते हो, तो एक एड्रेस प्रूफ का आपको स्कैन्ड फाइल चाहिए, अगेन पीडीएफ फॉर्मेट में। फाइल का नाम क्या रखेंगे, वही स्कैन किया एडोब स्कैनर से, पीडीएफ के फॉर्म में सेव किया, फाइल का नाम PR_ एड्रेस प्रूफ, और वही 50 से 300 KB साइज के अंदर उसको रीसाइज करके रखना है। एंड देन आफ्टर दैट अगर आप NRI OCI फॉरेन सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके हिसाब से आपको वो NRI सर्टिफिकेट एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो भी रेडी रखना है। वो हो सकता है कुछ ही केसेस में एप्लीकेबल हो, मेजॉरिटी में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का करो, भरने का काम तो होगा बाद में, पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करो, दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, है ना। तो मान लो आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना सारा प्रोसेसिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइज वाइज प्रॉपर करके तैयार कर लिया है। फिर ये पासवर्ड वगैरह का क्या कहानी है मैं बताता हूं आगे, है ना। तो ये सब चल के अपन आए नीचे, इसको चेक किया कि भाई मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, और यहां पे अपन प्रोसीड करके आगे बढ़े। नाउ गाइज ये अपना फर्स्ट पेज, रजिस्ट्रेशन का अपना फर्स्ट पेज आ गया। अब इसमें यहां पे मेंशन्ड है that please fill the details as printed on class 10th passing certificate और marksheet। जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है, जो आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, उस पर जो आपका नाम लिखा है ना, नेम, बीच में फादर्स नेम और फिर सरनेम ऐसे लिखा है, या पहले फादर्स नेम बाद में आपका नाम ऐसा आ रहा है, या पहले सरनेम और फिर आपका नाम ऐसे आ रहा है, जिस तरह से भी एज इट इज आपका नाम जो उस 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है वो आपको स्पेसिफाई करना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं आधार पे जो नाम लिखा हुआ है वैसा लिखूं या 10th की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वैसा लिखूं। इसका क्लियर कट आंसर है कि 10th की मार्कशीट में जैसा आपका नाम लिखा है, योर नेम एंड सरनेम, नेम फादर्स नेम, सरनेम, वॉटएवर, एज इट इज छाप दो, ठीक है। सो इन माय केस अभी मैं अपना खुद का डेटा यूज करके ये पूरा फॉर्म भर रहा हूं, तो इन माय केस इट इज प्रतीक जैन। तो ये अपन ने अपना फुल नेम यहां मेंशन कर लिया, ठीक है। फिर फादर्स नेम में अपन फिल कर लेते हैं, तो इट इज देवेंद्र कुमार जैन। ये भी एग्जैक्टली आपको वही नाम मेंशन करना है, बिल्कुल वैसा ही मेंशन करना है जैसा क्लास 10th में है। मतलब मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहां भी होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मदर्स नेम अपन लिखें तो प्रभा जैन। बच्चों इसके अंदर कोई सल्यूटेशन नहीं आएगा, है ना, कोई भी ऐसा नहीं मिस्टर मिसेस डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं आएगा, लेट और ये कुछ भी नहीं आना है, स्ट्रेट नाम, कोई मिस्टर मिसेस मास्टर वास्टर कुछ नहीं। देन कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ अपन चूज कर लें, तो चलो मेरे केस में इस 27, ठीक है। अब सिंस हमें जो डेट ऑफ बर्थ रखनी है वो आपके डोमेन की रखनी है, तो उसके हिसाब से अपन ईयर मेंशन करें, तो लेट्स से 2006, 18 साल के हिसाब से देखें तो 2006 ले सकते हैं, है ना, राइट। फिर ये अपने जेंडर सिलेक्ट कर लिया, वो सब ठीक है। अब ये सेम चीजें एज इट इज यहां पे कॉपी मारनी, राइट। तो ये कंफर्म डिटेल्स में आप एज इट इज वो सारी डिटेल्स वापस से मेंशन कर लो। तो नेम, फादर्स नेम, है ना, वो एक बार कंफर्मेशन के तौर पे कि भाई आपसे कोई मिस्टेक ऊपर नहीं हुई हो, तो कंफर्मेशन के तौर पे दोबारा आपसे भराया जाएगा, तो वो सब आप भरें। डेट ऑफ बर्थ अपन कंफर्म कर रहे हैं, तो दिस इज 27 अप्रैल, और ये ईयर मैंने आपके डोमेन के हिसाब से भर दिया है, 2006 भर दिया है, ठीक है। और ये जेंडर कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद एड्रेस मांगा जा रहा है। अब एड्रेस में गाइज जो आप एड्रेस प्रूफ लगाओगे, है ना, एड्रेस प्रूफ के तौर पे अगर आप आधार लगा रहे हो या पासपोर्ट ले रहे हो, जो भी एड्रेस प्रूफ में आप डॉक्यूमेंट डालने वाले हो, जो आप एग्जाम सेंटर पे ले जाने वाले हो, उसमें जो आपका एड्रेस लिखा है अक्षर अक्ष एक एक वर्ड बाय वर्ड वही कॉपी मारना है, ठीक है। तो इन माय केस हम लिख लेते हैं 1566A LIC कॉलोनी अजमेर।
फिर इसमें सब लोकेलिटी ऑप्शनल है तो उसको छोड़ दो। लोकेलिटी मतलब बेसिकली जो आपका वो एरिया है पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर लैंडमार्क वगैरह है, कोई एरिया वगैरह है तो वो आप नाम लिख सकते हो। तो इसको अपन ASC रोड लिख देते हैं, ठीक है। फिर कंट्री इसमें सिलेक्ट कर लो इंडिया, स्टेट यहां पे अपने आप लोड हो जाएंगे, तो यहां पे अपन ने राजस्थान सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट अपना यहां पे अजमेर सिलेक्ट हो गया। पिन कोड आपका जो भी आधार कार्ड में या आपके डॉक्यूमेंट ID प्रूफ जो है ना, उसमें जो भी आपका पिन कोड, एड्रेस, लेन वेन जो लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी मार लेना है। फिर अपन यहां पे ईमेल एड्रेस पे आ जाएं तो RG ऑफिस। तो यहां पे हमारा जो भी ईमेल गाइस आपका, ये एक एक्टिवेटेड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसको आप यूज करते हो, ऐसा जिसका आपको पासवर्ड पता हो, जिसको आप है ना जरूरत पड़ने पे रेफर कर पाए, यूज कर पाए। तो वो हम अपना पर्सनल ईमेल ID, इस पर एक्चुअली आपके OTP और आपका फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा NTA की तरफ से वो सब इसी पे आएगा। तो ये एक ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो प्रॉपर एक्टिव है, जिसका पासवर्ड आपको याद है, जिसको आप टाइम टू टाइम एक्सेस कर पाए, इसमें गड़बड़ी नहीं करें बच्चों। तो ईमेल एड्रेस अपने डाल दिया। मोबाइल नंबर जो है वो लेट्स से मैं मेरा नंबर डाल देता हूं। राइट, मोबाइल नंबर भी गाइस ध्यान रखेंगे, इस मोबाइल नंबर के ऊपर अगेन OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन NTA की तरफ से आता है कि भी एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, है ना, कोई भी चीज आएगी तो इसी नंबर पे आएगी। इट शुड बी अ वैलिड नंबर, प्रॉपरली एक्टिवेटेड नंबर, वर्किंग नंबर जो आपके पास हो, जिसको आप एक्सेस करते हो, जिसके मैसेजेस आप तक पहुंच पाए। तो इसमें गड़बड़ी नहीं करें बच्चे। बहुत बार इन चीजों में गलतियां कर देते हैं कि ईमेल एड्रेस ऐसा भर दिया सर, पासवर्ड ही नहीं पता है, ये गड़बड़ी नहीं हो। फिर ऑल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं इसको। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से मैच कर रहा है ना, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहां अभी आप निवास कर रहे हैं, जहां अभी आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस अगर कहीं और का है, तो प्रेजेंट एड्रेस तो वो हो गया जहां पे अभी आप रिसाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जहां आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी आपकी कोचिंग है, जहां प्रिपरेशन कर रहे हो वो है। और परमानेंट एड्रेस जो आपका, मान लीजिए अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस वो आएगा। इन केस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहां पे अपन चेक कर देंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम हो गया, वो ऑटोफिल हो जाएगा। देन अब बच्चों यहां पे आपको एक प्रॉपर पासवर्ड चूज करना है ना। अब ये पासवर्ड के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, 8 से 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग ये होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक लोअर लेटर चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उसके हिसाब से एक पासवर्ड बनाओ और कहीं लिख कर रख लो। बच्चे ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद भूल जाते हैं, जब रिजल्ट आ रहा होता है तो भूल जाते हैं कि पासवर्ड क्या रखा था। कहीं प्रॉपर जगह लिख कर सिक्योर कर लो, मेल कर लो खुद को, फोन में कहीं लिख लीजिए, बट क्या पासवर्ड आपने चूज किया है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने अपना पासवर्ड यहां पे बना लिया। तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना लिया। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ऐसा सिलेक्ट करो विच शुड बी वेरी ऑब्वियस, कोई अगड़म तगड़म कुछ चूज नहीं करना है। बेस्ट मतलब जो भी आपका फेवरेट कलर हो गया या फेवरेट स्पोर्ट हो गया, है ना, तो मान लो फेवरेट कलर उठाया और जो सबसे ट्रिवियल आंसर है, जो ऑब्वियस आंसर है वो भर दो। मान लो मैंने ब्लैक भर दिया और फिर आप ये कैप्चा, ये एक्चुअली सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बहुत काम की चीज है। कई बार कुछ भी आप फॉरगेट पासवर्ड वगैरह सिचुएशन आती है तो ये काम करता है। तो ये प्रॉपरली भरें और ये हमने अपना कैप्चा वगैरह भर के इसको सबमिट किया। अब ये हमें बोल रहे हैं कि भाई एक बार पूरा प्रोसेस जितना जितना अपन ने भरा है वो चेक करना है, और इन केस अगर उसमें करेक्शन है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे ये सारी डिटेल्स जो हमने भरी ये आ गई, सारी डिटेल्स जो अपन ने भरी है सारी आ गई, ठीक है। फिर यहां पे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ये सारी चीजें आपने चेक कर ली हैं क्या? नाम यस मैंने चेक कर लिया, फादर्स नेम चेक कर लिया, मदर्स नेम चेक कर लिया। ये एक एक बार पूछ रहा है कि भाई आपने सारा देख लिया क्या वापस से? तो यस हमने सारा चेक कर लिया। अगर कुछ गड़बड़ी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन में जाके एक स्टेप पीछे जा सकते हो, वहां पे करेक्शन कर लो। इन स्टेप्स को इग्नोर नहीं करें, पूरा जितना भी फिल किया एक बार वेरीफाई करो, पूरा लेटर बाय लेटर चेक करो कि सब कुछ सही है क्या। ईमेल आईडी पूरा वेरीफाई करो, कैपिटल स्मॉल्स वगैरह जो भी है हर चीज चेक कर लो, और कर लिया है तो आई अग्री एंड सबमिट एंड सेंड OTP। अब इस केस में जो हमने मोबाइल नंबर डाला था उस पर हमारे पास एक OTP आना है, तो उसको हम एंटर कर लेते हैं 319052।
तो ये ओटीपी अपने डाल दिया, तो ये अपनी बेसिक डिटेल्स यहां पे आ गई, और जो अपने फोन नंबर डाला था उस पे ओटीपी आएगा, और यहां पे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म किए, तो अब ये हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो फर्स्ट लेवल अपना प्रोसेस का हुआ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशियल लेवल फर्स्ट लेवल कंप्लीटेड है। अब सारी कहानी आपके अपलोडिंग और बाकी डिटेल्स की आनी है, ठीक है। अब इन केस अगर आपको लगे कि भाई हम तो थक गए, अब बाकी अब बाद में करेंगे, तो आप यहां से लॉग आउट मार सकते हो, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अब ये जो एप्लीकेशन नंबर आया है, बच्चों ध्यान रखेंगे, इस एप्लीकेशन नंबर का फोटो खींच के रख लेंगे, बिकॉज अगर आप बीच में लॉग आउट कर गए, या मान लो आपके घर पे लाइट ही चली गई, तो आपको फिर वो लॉगिन पे जाना होगा, एग्जिस्टिंग यूजर वाले लॉगिन पे जाना होगा, और वहां पे ये एप्लीकेशन नंबर और अभी जो आपने पासवर्ड बनाया था उससे आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम भी अपने रेफरेंस के लिए इसका फोटो क्लिक करके रख लेते हैं कि हमने एप्लीकेशन नंबर का फोटो खींच लिया, और ये हमारे पास सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और एप्लीकेशन फॉर्म में हम आगे बढ़े। अब एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी कहानी अपन को अब एक एक करके यहां पे फिल करनी है, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनल डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ूं, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। तो देखो गाइज, अब इस स्टेप में मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो तो सब प्री लोड हो रखे हैं, ठीक है, ये सारी चीज आ गई। अब यहां पे शुरू हो रहा है, नेशनलिटी पूछ रहे हैं, तो यहां पे नेशनलिटी में गया, मैं इंडियन भर दिया, जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट में है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लगता हो, लाइक मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सारी राजस्थान में की है, तो मेरा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही है, मेरा 10th 12th सब यहां से हो रहा है। तो मान लीजिए अगर 10th 12th जहां से भी आपका हुआ है, जो भी आपका स्टेट एलिजिबिलिटी है वो भरो यहां पे। नेक्स्ट आपका कैटेगरी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सबसे क्रूशियल स्टेप आता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है तो बहुत सारी कहानी है इसके अंदर। तो कैटेगरी मान लो, अगर मैं, जैसे मेरा जनरल कैटेगरी जा रहा है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के केस में तो कहानी यहीं पे क्लोज हो जाएगी, और कुछ नहीं मांग रहा हमसे। बट इन केस बच्चों अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, यहां पर एससी कैटेगरी में मैंने कंफर्म किया, और फिर इसके बाद ये पूछा है कि भाई आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है क्या। तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यस करोगे, तो यस करने पर यहां पे आपसे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिस भी अथॉरिटी से आपको वो मिला हुआ है, उसका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होगा, उस फॉर्म के ऊपर देखना मिलेगा, वो भरो। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है वो भी उसके ऊपर लिखा होगा, इशू डेट, वो भरो इस फॉर्मेट में, और कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ है ना, जो भी आपका अथॉरिटी से वो इशूड है वो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होता है कि आपको पार्षद ने असाइन किया हुआ है, जिस भी तरफ से आपका ये इशूड है वो आप मेंशन करेंगे। ओबीसी भी आप सिलेक्ट करोगे तो भी यही चीजें मांगी जाएंगी, एसटी सिलेक्ट करोगे तो भी ये चीजें मांगी जाएंगी। ये कब मांगा जा रहा है, जब आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है। नाउ अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी कारणवश नहीं है, नहीं बनवाया साहब कभी, तो यहां पर नो पे आ जाओ। और जैसे ही आप नो बोल रहे हैं तो ये कह रहा है कि भाई क्या आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है क्या। तो बच्चों अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आप अपनी एससी या एसटी या ओबीसी एनसीएल से अप्लाई करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले उस कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है, मैं एक अलग वीडियो पोस्ट करूंगा जहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते ही ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई किया, जैसे अप्लाई करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो वो यहां एप्लीकेशन नंबर भर देना कि आपने जो भी अप्लाई किया है, बन के आएगा बाद में तब देखा जाएगा, बट जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया एससी कैटेगरी के लिए, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होएगा, यहां भर दो। जिस तारीख को अप्लाई किया है, मान लो आज की डेट में अप्लाई कर रहे हो तो आज की डेट भर दो, और किस अथॉरिटी से वो पास होएगा, है ना, जो भी अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी आपको वो इश्यू करने वाले हैं उनका नाम लिख दो, एज एन उस अथॉरिटी का, उसका डेजिग्नेशन, उस बंदे का नाम नहीं लिखना है, उसकी पोस्ट क्या है ना, उसका अथॉरिटी क्या है वो मेंशन करना है, उसका नाम नहीं आएगा। तो ये कैटेगरी में अगर हैं तो इस तरह की कहानी चलेगी, और अगर जनरल कैटेगरी है तो मैटर सारा यहीं क्लोज हो गया। तो ये जनरल कैटेगरी आ गया। अब अपने से पूछ रहे हैं कि भाई आप पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी हैं क्या, तो मान लो नहीं है, नो,
और अगर हैं तो फिर से वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा कि सर्टिफिकेट अपलोड करो, अपना कितना % डिसेबिलिटी है एंड ऑल दैट। तो अपने नो भरा। अब ये आपके कुछ हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड मांग रहा है कुछ डिटेल्स। तो आर यू डायबिटिक? नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप शहरी या ग्रामीण जिस क्षेत्र में भी निवास करते हो, जहां पर भी आपका रेसिडेंस है, तो मैं अर्बन भर देता हूं कि भाई हम शहर में रहते हैं। एनुअल फैमिली इनकम जो भी आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वॉटेवर, आप अपने हिसाब से भर दो। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी? नो। अगर माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो यहां पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ऑफ कोर्स इंडिया अपन ने भर दिया। नाउ डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस? अब यार नीट के एग्जाम के लिए एक ड्रेस कोड आएगा, है ना, वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा, उसका एक सेपरेट वीडियो ड्रेस कोड क्या है वो चैनल पे मिल जाएगा आपको। बट अगर आप उस ड्रेस कोड के विपरीत कोई अलग ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि कुछ टर्बन अगर आप पहन रहे हो, या मान लीजिए और कोई आपका अटायर है आपके रिलीजन के हिसाब से, तो उस केस में आपको यहां पे भरना है कि अगर आप कोई और ड्रेस कोड पहनना चाह रहे हो तो यस करो, और कोई अपना नॉर्मल ड्रेस कोड जो नीट कह रहा है वो कहना चाह रहे हो तो नो कर दो। ठीक है। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन में जो मर्जी आए, कोचिंग किया है, सेल्फ स्टडी किया है, वॉटेवर, मान लो मैंने सेल्फ स्टडी भर दिया। ठीक है। अब यहां पे ओटीपी डाल देंगे, सॉरी कैप्चा डाल देंगे, तो 8DK886। तो ये अपन डिटेल भर लिए। सेव करने से पहले और ऊपर जाके एक बार चेक कर लेना पूरा सब सही भर दिया है क्या। सेव एंड नेक्स्ट किया। डू यू वांट टू सबमिट? यस। ये अपना पहला सेक्शन अपना सबमिट हो गया। नाउ आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप में जैसा मैंने कहा था, कोशिश ये रखो कि अगर आधार या डिजी लॉकर अवेलेबिलिटी है तो सबसे आसान तरीका है। तो आधार या डिजी लॉकर से अगर करते हो तो बढ़िया है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीजों से कर रहे हो तो फिर वो आइडेंटिटी प्रूफ वाला पीडीएफ काम आएगा। मैं आधार से कर रहा हूं, तो आधार से किया, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया, नाम आ गया। फिर अपन यहां पे कर दें कि यस भाई आई अलाउ टू यूज माई आधार। अब यहां पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूं। अभी तो मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में ही लिख रहा हूं सब कुछ भाई। तो 7202 9851 5995। फिर कंफर्म करते हैं, 7202 9851 5995। तो हमने अपने आधार डिटेल्स यहां पे डाल दिए। फिर इसमें कैप्चा भर देंगे G1R930। सबमिट एंड नेक्स्ट। और आधार सबमिट करना है साहब, कर दिया। ये नेक्स्ट पे। अब ये अपार आईडी की जो बात बीच में आई थी, अब ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, तो कोई फायदा नहीं है। अपार आईडी डालना नहीं डालना सब बराबर है, कुछ काम आने वाला नहीं है। तो डू यू हैव अपार आईडी, अपन नो कर दे कि नहीं चाहिए साहब हमको अपार आईडी। राइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया एग्जाम और एग्जाम सेंटर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आराम से तसल्ली से सोच समझ के भरना है कि भाई क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो जो भी आप मीडियम चूज करना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम आप चाह रहे हो, हिंदी में आएगा तो बायलिंगुअल आएगा, इंग्लिश भी आएगी हिंदी भी आएगी, है ना। तो मान लीजिए मैंने इंग्लिश मीडियम भर दिया, या आप हिंदी ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो आपको वो बायलिंगुअल मिल जाएगा, थोड़ा वर्किंग स्पेस एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप हिंदी भर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी का पेपर सिलेक्ट किया तो ओनली हिंदी आ जाएगा। इट्स ऑलवेज बायलिंगुअल, इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा। अब एग्जाम स्टेट, अब ये आपसे एग्जाम सेंटर का चॉइस मांग रहा है। तो मैंने ये राजस्थान में, ऑब्वियस राजस्थान में लूंगा। पहला मेरा सिटी प्रेफरेंस, मेरा लोकल सिटी प्रेफरेंस, तो अजमेर फिल कर लिया। सेकंड भी मैं राजस्थान में ले रहा हूं, मान लो मेरा आसपास का जो भी मेरे नियरेस्ट इलाका है, मान लो मैंने भिलवाड़ा चूज कर लिया। थर्ड में मांग रहा है तो राजस्थान के अंदर मान लो मैंने कोई भी जयपुर सेलेक्ट कर लिया। चलो, तो आपने अपने स्टेट के अपने क्लोज बाय जो एरियाज हैं वो एज एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया। अब ये पूछ रहा है भी फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो बिजनेस है ना, या मतलब प्राइवेट है, मेडिकल में है, डॉक्टर हैं, जो भी पब्लिक सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है वो आप भर देंगे। मान लो मैंने बिजनेस फिल कर दिया। फादर क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अदर्स कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, मान लो क्या है, तो अदर्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मदर्स ऑक्यूपेशन में भी अगेन सेम कैटेगरी। लास्ट में आप देखें तो यहां पे इंक्लूडिंग हाउसवाइफ अदर्स आ रहे हैं, तो वो कर लो। आपके केस में अगर हाउसवाइफ वाला सिचुएशन है तो वो फिल किया मदर्स ऑक्यूपेशन, और मदर्स का क्वालिफिकेशन मान लो ये ग्रेजुएट भर दिया। ठीक है। तो जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट में लागू होता हो वो आप भरें, और फिर यहां पे कैप्चा डाल दीजिए, 5D2N80।
सेव एंड नेक्स्ट, सेव किया, आगे बढ़ गए। जैसे मैंने कहा, बीच में कभी भी अगर लाइट चली जाती है या लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई या थक गए, लॉग आउट कर दो। जहां तक फॉर्म भरा होगा सेव हो जाएगा बच्चों, कहीं जाने वाला नहीं है। यहां तक जो भरा है वो रहेगा। जब भी लॉग इन करोगे एग्जैक्टली यहीं से शुरुआत होगी वापस से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई एक ही सिटिंग में भरना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आराम से, तसल्ली से, ज्यादा अगर थकान फील हो रही है, परेशान हो गए हो, बंद कर दो एक बार, बाद में भर देना उसको सेकंड स्लॉट में। चलो नेक्स्ट, ये अपने से अपनी 10th और 12th की डिटेल्स मांग रहा है। अब ये बात 12th अपियरिंग वालों के लिए अलग रहेगी और 12th पास्ड वालों के लिए अलग रहेगी। तो देखो, अब 10th वाली तो सबको भरनी है, तो पहले आपका 10th का डिटेल मांग रहा है सारा। तो भाई 10th का पास हो गए थे, हो ही गए होगे। फिर इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। तो ईयर ऑफ पासिंग ऑब्वियसली आपके कॉन्टेक्स्ट में, मान लो मैं अभी 12th का स्टूडेंट हूं, तो मैंने 2023 में 10th किया होगा, 2025 में 12th दे रहा हूं। अब ड्रॉपर हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, तो 2022 में 10th किए होगे, 2021 में किया होगा, सेकंड ड्रॉपर है तो जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, कौन से साल में 10th में आए थे वो नहीं भरना है, किस साल में 10th पास किया था वो भरना है। मतलब बोर्ड एग्जाम 10th का कब दिया था वो भरना है भाई। फिर एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, ये ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन या रूरल, तो अर्बन है अपना, है ना, शहर में स्कूल था आपका 10th का या गांव में था, उसके हिसाब से भरो। स्कूल का टाइप क्या था, तो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट प्राइवेट, या आपका जेएनयू, जो भी आपका कैटेगरी है, जेएनवी वगैरह। तो मान लो मेरा प्राइवेट अनएडेड स्कूल था, वो आप कैटेगरी भरो अपना कि आपका स्कूल कैटेगरी क्या था, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ऑल। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, 10th एग्जाम जब दिया था, बोर्ड एग्जाम जब दिया था, तो कौन से स्टेट से दिया था, तो स्टेट अपन यहां पे चूज कर रहे हैं, तो ये राजस्थान अपन ने चूज कर लिया। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आपने एग्जामिनेशन दिया, जहां पर भी आपने एग्जाम दिया है, जहां पर आप 10th में थे। बच्चों हो सकता है कि 10th में आप किसी और शहर में थे और 11th 12th में प्रिपरेशन के लिए किसी और शहर में आ गए। तो 10th जिस शहर से भी आपने किया था, जिस जगह से भी किया था, वो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह भरो। हो सकता है कई बच्चे प्रिपरेशन के लिए अपने स्टेट से भी बाहर आए हों, तो 10th में जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट था वो भर दीजिए। स्कूल बोर्ड, अब आपका सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, असम बोर्ड, जो भी लगता हो, तो मेरे केस में सीबीएसई है, तो मान लो मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भरा। फिर अब आपके केस में राजस्थान बोर्ड है, असम बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, वो बोर्ड आप फिल किए। रिजल्ट मोड, अगर परसेंटेज में रिजल्ट आता है, जो कि मोस्टली बच्चों का परसेंटेज में आता है, तो वो भर देंगे। और सीजीपीए में आ रखा है तो सीजीपीए फिल करोगे, तो ये परसेंटेज दिखा। जैसी परसेंटेज पे जा रहा हूं तो ये टोटल मार्क्स मांगेगा। तो बच्चों टोटल मार्क्स मोस्टली लोगों के 500 है ना, 100 नंबर के पांच पेपर्स आपके होते हैं, तो 500 नंबर हमारा टोटल मार्क्स हो जाएगा। अगर आपका 6 सब्जेक्ट था, कई सारे केसेस में हो सकता है कि 5 प्राइमरी सब्जेक्ट और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है, तो भी आप 500 ही भरे। और जो आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी परसेंटेज बनाने में काम आया था, जिसमें आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, तो आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब तो इंक्लूड होना ही है, आप जानते हो सारी कहानी। तो जिन 5 सब्जेक्ट्स को आपकी परसेंटेज बनाने में काम में लिया गया था, उनका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आप भरेंगे। तो यहां 500 भरो, और जितना भी नंबर आया था, मान लो 450 नंबर आया था, तो ये अपने आप परसेंट में कन्वर्ट कर लेगा उसको, तो 90% मार्क्स हो गए। तो ये टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, 500, 600 जो भी था, 500 भरेंगे अपन 5 सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पे आपके वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो आपकी परसेंटेज बनाने में काम में आए, और ये परसेंटेज बन गई। फिर आपका यहां पे रोल नंबर, क्लास 10th की मार्कशीट या आपके उस पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, एज इट इज छाप दो, केयरफुली भरना। हमारे केस में हम कुछ भी 6 डिजिट नंबर लिख देते हैं। फिर स्कूल कॉलेज का नाम पता लिख दें आपके मार्कशीट के ऊपर बच्चों, प्रॉपर स्कूल कोड के साथ। पहले स्कूल कोड लिखा हुआ होगा, फिर स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा। कोड नहीं लिखा हुआ है तो नाम लिख दो, बट स्कूल नेम के आगे जो भी लिखा हुआ है एज इट इज पिन कोड समेत छाप दीजिए। तो हम लिख देते हैं हमारे केस में सेंट एंसलम स्कूल अजमेर। तो ये हमने अपना स्कूल का नाम मेंशन कर लिया, ठीक है। आप कंप्लीट नेम लिखें, जो भी एड्रेस वेड्रेस सब लिखा हुआ है वो लिख देंगे।
फिर यहां पे पिन कोड लिखा तो हमने 305001 डाल दिया। तो ये अपनी 10th की डिटेल्स वगैरह आ गई। ये सब ऑफ कोर्स ऑटो वेरीफाई नहीं होंगी, बट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब सबमिट होंगे तो चेक होती हैं। तो इसलिए प्रॉपर जो आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो सब एज इट इज कॉपी मारिए। अब ये 12th वाला सिचुएशन आ गया। अब 12th में भाई दो पॉसिबिलिटी है ना, कि या तो आप क्लास 12th अपीयर कर रहे हो 2025 में, तो अपीयरिंग भरोगे, और ड्रॉपर हो दैट मींस आप 12th पास कर चुके हो पिछले साल, तो पास लिख देंगे। हमारे केस में इट इज अपीयरिंग। तो मान लो मैंने अपीयरिंग डाल दिया कि 2025 में मैं अपीयर हो रहा हूं अपना बोर्ड एग्जाम, तो ये डाला। आप पास्ड हैं तो पास की डिटेल डालो, फिर आपसे ये मार्क्स वगैरह मांगेगा, तो आप जैसे 10th में मार्क्स भरे थे वैसे यहां के भी मार्क्स भर दोगे। और अगर आप अपीयरिंग हैं 12th अपीयर कर रहे हो, तो यहां पे 2025 आ गया, इस साल अपीयर कर रहे हो, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड 1, और कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं उसमें, तो कोड 1 ही डलेगा। प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन, शहर में स्कूल है, जहां पे भी आपका स्कूल स्थित है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स रूरल या अर्बन वो ऑप्शन ले लोगे। टाइप ऑफ स्कूल सेम कहानी, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट, अनएडेड वगैरह, वो भर दिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जिस स्टेट से भी एग्जाम दे रहे हो बच्चों 12th का, वो आ जाएगा। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी क्लास 12 दे रहे हैं, ये 10th और 12th एग्जाम डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो सकता है डेफिनेटली। 12th जहां से भी देने वाले हो, कोटा से, जयपुर से, सीकर से, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, कोची से, जहां पर भी पढ़ रहे हो, चेन्नई से, वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह सब डालिए। स्कूल बोर्ड कौन सा है साहब, तो सीबीएसई है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई मिल गया, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड है वही सेम, बिहार बोर्ड वगैरह जो भी आपका बोर्ड लगता हो वो डालिए। रिजल्ट मोड वगैरह वो मुझसे नहीं पूछेगा बिकॉज मैंने अपीयरिंग डाला था, और आप अगर पास्ड डाल रहे हो तो वापस से वही रिजल्ट मोड, परसेंटेज या सीजीपीए, तो कितना आपका रोल नंबर क्या है वो 12th की मार्कशीट पर लिखा होगा, वो सब आ जाएगा। अब उसके हिसाब से अपन चलें, तो यहां पे स्कूल कॉलेज का नाम मान लो, जो मैं फिर से वही लिख देता हूं, सेंट एंसलम्स। जिस स्कूल से भी आप 12th कर रहे हो, है ना, जहां से भी आप 12th अपीयर करने वाले हो या अपीयर कर चुके हो, उस स्कूल का नाम प्रॉपर एड्रेस वेड्रेस के साथ यहां मेंशन करोगे, और यहां पर पिन कोड डाल दोगे 305001, जो भी आपका पिन कोड स्कूल का लगता है वो डाल देंगे। तो ये अपने यहां पे अपने 10th और 12th की डिटेल्स जो हैं वो आराम से तसल्ली से भरी। अपनी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट में से देख देख के एक एक शब्द मैच कराते हुए फिल किया, कैप्चा भरा और सेव करके आगे बढ़ गए। ओके देन गाइस, नेक्स्ट चीज जो यहां पे अपने से पूछा जा रहा है कि आप जो एग्जाम अपीयर कर रहे हैं तो आप ट्विन्स हैं क्या। इन केस अगर ट्विन हैं, आप जुड़वा हैं, तब तो आप इस ऑप्शन पे यस में जाएंगे, अदरवाइज इट्स नो। तो ट्विन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब अगर ट्विन्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आपसे ऑफकोर्स कुछ फर्दर डिटेल मांगता है, अदरवाइज नो आ गया। हैव यू एवर अपीयर्ड इन नीट एग्जामिनेशन, अगर आप 12th में हैं, पहली बार नीट दे रहे हैं, तो हैव यू अपीयर्ड, नो। इन केस अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप ऑफ कोर्स हैव यू अपीयर्ड फॉर नीट, अगर आप नीट दे चुके हो पिछले साल भी और उससे पहले भी, तो आप यस लिखोगे, और कितने अटेम्प्ट्स आपके हुए हैं वो यहां आप भर देंगे। ये केवल स्टैटिस्टिक्स पर्पस के लिए, केवल डेटा कलेक्शन के पर्पस के लिए, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हैव यू अपीयर्ड फॉर नीट एग्जाम, नो, अपीयर नहीं किया है, और किया है तो कितनी बार किया लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, पूछ चुके हैं वैसे, वापस बढ़ देते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, स्टेट कहां पे जन्म हुआ है भाई, तो राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अजमेर, है ना। तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, जो भी कंट्री ऑफ बर्थ है, जहां डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी लगता है, वो डिटेल, ऑथेंटिक डिटेल्स अपनी भरिए, फिर से कैप्चा डालें, और इसमें सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पे आ गए। देन गाइज एक और इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे आएगा, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ कि आपके फोन पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या किसी भी कारणवश अगर आपके ऑल्टरनेट नंबर पे एनटीए वालों को संपर्क करना पड़े, तो एक ऑल्टरनेट नंबर आपको यहां पे डालना होता है। तो पहले तो कंट्री कोड कौन सा आ रहा है, तो इंडिया का आ रहा है, तो ये 91 लिखा हुआ आ जाएगा। ये नंबर आपका पिछला जो भी नंबर डाला था ना, वो मैच नहीं करना चाहिए, वो नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट मार देगा। तो यहां पे आप कोई ऑल्टरनेट नंबर डालो, जिस पर अभी अपन गेट ओटीपी करेंगे ना, तो ओटीपी आएगा, अभी हाथों हाथ ओटीपी आएगा फॉर्म भरते भरते ही। तो ये आपके पेरेंट्स का नंबर होना चाहिए, है ना, ये आपके पेरेंट्स का नंबर होना चाहिए,
वो नंबर आपका था जो पहले डाला था, ये आपके पेरेंट्स का नंबर डाल दो जिस पे ओटीपी आ पाए, मैसेज आ पाए, आप देख पाए, आप रेफर कर पाए। तो यहां पे ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं अपना। तो ये एक और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ये भी पुराने वाले ईमेल आईडी जो पिछला डाला था उससे मैच नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक फ्रेश ईमेल आईडी, एक और नया ईमेल आईडी आपके रेफरेंस में होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का, वो डाल दीजिए। फिर कैप्चा भरो बच्चों। ये सारी डिटेल, ये फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वाली चीजें बहुत केयरफुली भरनी है, बिकॉज सारा कम्युनिकेशन इन्हीं पे होना है। तो गेट ओटीपी इमीडिएटली अभी उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज रहे हैं और ईमेल आईडी पे भी आएगा। तो ईमेल वाला हम जो ओटीपी है वो देख लेते हैं। तो यहां पे नीचे अपन ईमेल वाला, ये फोन वाला यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और जो ईमेल वाला है इसको डिलीट कर देंगे। ये आपका आएगा 059625। तो जो ईमेल आईडी अपन ने डाला था और जो फोन नंबर डाला था अभी, उन दोनों पे ओटीपी आएगा आपका, इन दोनों पे ओटीपी आएगा, वो आप यहां पे डालोगे और ये आपका वेरीफाई हुआ। और ये अब इस वेरिफिकेशन के बाद अगला स्टेप अगेन वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से भरना है। लॉग आउट करके रेस्ट करना है, रेस्ट कर लो और फिर इसके बाद आराम से इस वाले स्टेप पे आओ। अब एक अंतर जो कहानी में है वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे ना, उस इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि फोटो वाली जो फाइल होगी ना, उसका नाम होना चाहिए अंडरस्कोर फोटो, जबकि वो अंडरस्कोर फोटो नहीं है, उसका नाम होना चाहिए आपके नाम का। जैसे मेरे नाम में प्रतीक आ रहा है तो पी और आर, मेरे फर्स्ट दो अल्फाबेट्स लूंगा तो पी आर अंडरस्कोर फोटो, ये बाकी सारा सही है, बाकी सारा सही लिखा हुआ है वहां पे, ये इन्होंने गड़बड़ लिख दिया था वहां पे। तो फोटो का नाम होगा पी आर अंडरस्कोर फोटो, इस नाम से फाइल सेव होएगी और ये सारा यहां पे आ रहा है। देखो इन्होंने अपने आप ले लिया पी आर अंडरस्कोर फोटो, तो मेरे नाम का पी आर इन्होंने पिक किया और बोल रहा है कि भाई फाइल का नाम ये रखो, फाइल का फॉर्मेट ये होना चाहिए, फाइल 10 से 200 केबी की होनी चाहिए, मैंने बता दिया था कैसे करना है, और सारी फाइल्स एक जगह अपने लैपटॉप में, पीसी में सेव्ड रखिए और एक एक को यहां पे अपलोड करते जाओ। तो मान लो हम ये पी आर अंडरस्कोर फोटो ये फाइल चूज कर रहे हैं अपन, हम डाउनलोड्स में गए, यहां पे आए, नीड डॉक्यूमेंट्स पे आए और हमें पी आर अंडरस्कोर फोटो चाहिए, ये अपने सिलेक्ट किया, यहां पे ओपन किया। ठीक है, इसमें अपलोड ओरिजिनल, अगर आपने साइज वगैरह सब प्रॉपर रखा है ना तो आपको यहां मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप अपलोड ओरिजिनल में जाएं और ये अपलोडिंग करा, दिस इमेज इज अपलोडेड सक्सेसफुली। कहीं पर भी फाइल के साइज और स्पेसिफिकेशंस में गड़बड़ होएगी तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि फाइल का नाम गड़बड़ रख दिया भाई, एक्सटेंशन गलत ले लिया है, साइज गलत ले लिया है, उसको करेक्ट करना और उस हिसाब से सेव करना। ठीक है, फिर फिंगरप्रिंट वाला जो है, अब फिंगरप्रिंट मैंने कहा था मैं आपको फाइल शो करूंगा कैसी होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो फिंगरप्रिंट वाली फाइल ना ऐसे लेनी है अपने को, देखो इस तरह से फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, ये पांचों के हो गए और ये पांचों के हो गए। तो एक पेज पे ऐसा हॉरिजॉन्टल निकालना, ऐसे पूरा छाप देना पांचों को प्रॉपर्ली, बहुत ज्यादा घिचपिच नहीं करनी, और इस तरह की फाइल रेडी होनी चाहिए आपके पास। ओके, तो हाँ तो यहां पे है, अब ये पी आर अंडरस्कोर फिंगरप्रिंट वाली जो फाइल अपन ने रेडी रखी है वो चूज कर लो। तो फाइल रेडी रखने वाला काम पहले से करके रखना है। तो फिंगरप्रिंट वाली उठाई, ये अपनी अपलोड हो गई, अपलोड ओरिजिनल, बिकॉज अपन साइज वाइज सब कर चुके हैं, ओरिजिनल अपलोड, और ये अपना एक्सेप्ट हो गया, ये फाइल एक्सेप्ट हो गया, है ना। ये फाइल एक्सेप्ट होने का मतलब आपका साइज, स्पेसिफिकेशन, एक्सटेंशन वगैरह सब प्रॉपर है, उसमें और फिर दिमाग नहीं लगाना। फिर अब आ गया सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वाली फाइल अपन ने रेडी की थी, ब्लैंक पेज पे साइन किया था, फोटो क्लिक किया था, इस नाम से सेव किया था, साइज ये बना लिया था पूरा। तो जो सिग्नेचर वाला फाइल तैयार किया है वो लाओ। तो ये सिग्नेचर वाला फाइल ये उठाया, ठीक है, अपलोड ओरिजिनल, साइज वाइज सब प्रॉपर है इसमें ऑलरेडी, ये आ गया। ठीक है, ये फाइल्स मैंने अपने लेवल पर सब रेडी करके रखी हैं ऑलरेडी, तो आप वही वर्किंग करके रखिए, पहले सबका नाम, साइज वगैरह सब रेडी करके रखो। अब ये आया पोस्ट कार्ड साइज फोटो। तो वो जो 4x6 का मैंने बोला था, राइट, वो 4x6, 4 इंच बाय 6 इंच के हिसाब से आपका वो आएगा।
तो PR_फोटो, पासपोर्ट फोटो, तो ये आपका पोस्ट कार्ड फोटो, ये सेम नाम, ये उठाया, अपलोड ओरिजिनल, अपलोड। तो ये एक्सेप्ट हो गया अपना। फिर अपन नीचे आए तो नेक्स्ट आ रहा है क्लास 10th का मार्कशीट। मैंने कहा था क्लास 10th का मार्कशीट भी डालना है और सर्टिफिकेट भी डालना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्लास 10th का मार्कशीट, अब ये पीडीएफ आएगा, ये अभी तक सब जेपीजी थी, अब ये पीडीएफ आ रहा है। और पीडीएफ का साइज बता दिया था मैंने, 50 से 300 के भी, वो फाइल रीसाइजर में जाके करोगे। फाइल चूज किया, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 10th मार्कशीट, ये फाइल का नाम रेडी है, ये पीडीएफ अपलोड हुई, यहां पे वो आ जाएगा आपका। ये जस्ट एक सैंपल मैंने ले रखा है, तो यहां पे वो पीडीएफ का आपको दिखाएगा ओवरव्यू के, भाई देख लो तुम इसको स्क्रॉल करके सही है कि नहीं है। अपलोड कर दो, साइज वगैरह सब प्रॉपर होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी इमीडिएटली। तो ये एक्सेप्ट हो गई अपनी। फिर नेक्स्ट अपन देखें, अब ये आ रहा है क्लास 10 का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जो पीडीएफ रेडी किया था उसमें आ जाओ, ये अपना सर्टिफिकेट रेडी है, फाइल का नाम वगैरह प्रॉपर है, ये आ गया। यहां पे स्क्रॉल करके देख लो सब सही है क्या, अपलोड करो। मैं तो फास्ट कर रहा हूं, तुम लोग आराम आराम से करना। फिर आ रहा है एड्रेस प्रूफ। अब ये मैंने कहा था कि अगर आप आधार के अलावा कुछ और यूज कर रहे हो ना, तब तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ में भी कुछ लगाना पड़ेगा ना, वो पासपोर्ट या पैन कार्ड वगैरह। अगर आधार या डिजिलॉकर के अलावा कुछ है तो इस जगह फिर वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगेगा। मैंने सिंस आधार से किया हुआ है तो मेरे से आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांग रहा है, बट एड्रेस प्रूफ सबसे मांग रहा है। तो आपका एड्रेस प्रूफ में वही आधार पासपोर्ट का वही स्कैन करो। तो एड्रेस प्रूफ की जगह ये अपन गए एड्रेस प्रूफ में, तो यहां पे एड्रेस प्रूफ नाम से ये सेम फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये यहां पे आ गया, इसको अपलोड किया, ये इमेज फाइल सक्सेसफुल अपलोड। अब ये सारा कहानी जो है ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स वेरीफाई करके फिर आप अपलोड करें, इसमें सुधार के अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते। फोटो में बैकग्राउंड कुछ भी ले लिया आपने, इधर उधर लाल पीला कुछ भी, वो सब नहीं चलेगा। फेस बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, पूरा आपने वेस्ट हाइट तक फोटोग्राफ क्लिक कर ली, वो सब नहीं चलेगा। आपका फेस 80% स्पेस फोटो का आपका फेस होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स पहनते हो तो पहन के फोटो खिंचवाओ, नहीं पहनते हो तो गॉगल्स वॉगल्स मत लगा लो। तो उन सब का ध्यान रखते हुए किया ये, और आगे बढ़ जाएंगे। तो IW2054 एंड सेव करके हम आगे बढ़े। अब गाइज ये मेरा फाइनल सबमिट वाला स्टेज आ गया है। तो बड़े आराम से, तसल्ली से, शांत मन से एक एक चीज दोबारा से पढ़ो कि क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी डिटेल दोबारा से पढ़ो कि क्या क्या डिटेल है, आपने क्या क्या डाला था, वो सब कुछ आएगा इसके अंदर, है ना। सारा वेरीफाई कर लो, क्लास 10th का 12th का सब कुछ आ जाएगा, जितना मैंने फॉर्म में भरा है सारा आ गया ये, ठीक है। ये सब कुछ एक एक बार मैंने वेरीफाई कर लिया, रीड कर लिया। यहां पे डॉक्यूमेंट्स आ गए, देखो ये फोटोग्राफ आ गई, ये चेक कर लो कि सब कुछ सही अपलोड हुआ है कि नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा है कहीं, या फाइल एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, यहां पे कुछ और बना हुआ आ रहा है। ये फिंगरप्रिंट्स आ गए, सिग्नेचर आ गया, ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो आ गई, क्लास 10th की मार्कशीट आ गई, 10th का सर्टिफिकेट आ गया, ये आपका एड्रेस प्रूफ आ गया। और फिर आप यहां पे चेक करो कि भाई मैंने सारा चेक कर लिया है। ये आपसे सारी चीज मांग रहा है कि भाई आपने नेम चेक कर लिया क्या, यस कर लिया, मदर्स नेम चेक कर लिया, फादर्स नेम चेक कर लिया, सारी चीजों पे चेक मारा। अब नेक्स्ट आ गए कि भाई मैं पूरा चेक कर चुका हूं और फाइनल सबमिशन के लिए रेडी हूं। इस पे क्लिक मारने से पहले पढ़ लेना अपना फॉर्म, कोई जल्दी नहीं है। 2 दिन लगा के भरो, 5 दिन लगा के भरो, गलत मत भरना भाई। तो फाइनल सबमिशन पे आए, फाइनल सबमिट किया, और ऑब्वियसली पैसा भर के खत्म होगा काम। बट हां, एक स्टेप इसके अंदर रह जाता है, दैट योर ईमेल आईडी जो अपन ने शुरुआत में डाला था, एक ईमेल आईडी तो पहले डाला था, और एक ईमेल आईडी अपन ने फादर्स पेरेंट्स का डाला था। तो पेरेंट्स वाला मोबाइल नंबर और पेरेंट्स वाला ईमेल आईडी तो हो चुका वेरीफाई। ये वो ईमेल आईडी है जो अपन ने पहले डाला था शुरुआत में, उसका वेरीफाई होना बाकी है कह रहा है। फिर आपका ये एप्लीकेशन फी लिखा हुआ आ जाएगा जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जैसे मेरे केस में 1700 आ रहा है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आगे करें, बोले कि भाई कैप्चा डालेंगे, तो जो हमने पहले ईमेल आईडी डाला था उसको हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो पहले कैप्चा भर दिया FA6, सबमिट एंड गेट OTP। तो ये हमें अपने ईमेल आईडी पे OTP मिलने वाला है, हम उस ईमेल आईडी पे जाके अपना OTP निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 631951। तो ये 631951। तो ये OTP हमने अपने उस पुराने उस ईमेल आईडी से उठाया, वेरीफाई किया,
उन्होंने बोला कि भाई सक्सेस, ये मेरा आखिरी स्टेप आ गया। अब ये एग्जामिनेशन फी वाला स्टेप आया, वो तो तुम ही भरोगे। तो ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है, कोई चालान और बैंक में जमा कराना वो सब नहीं है, ओनली ऑनलाइन पेमेंट होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी डिटेल्स वगैरह आ गई, बोला कि भाई कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हो। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि साहब हमारे पास तो एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का कार्ड ही नहीं है, हमारे पास तो पीएनबी का है। ये वो कार्ड नहीं है आपके पास कौन सा, ये बोल रहा है कि गेटवे कौन सा यूज करना है, तो कोई सा भी पकड़ लो। तो एचडीएफसी पेमेंट गेटवे लिया, कार्ड कोई सा भी होगा चलेगा, और बेस्ट है कि यूपीआई से कर लो तो और बढ़िया। तो पेमेंट प्रोसेस पे गए, ये 1700 रुपए आ गया, ये यूपीआई सेलेक्ट कर लिया, और फिर आप गूगल पे या यूपीआई आईडी वगैरह जो आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो, आपको गूगल पे वो रीडायरेक्ट करेगा, वहां से पेमेंट करो। पेमेंट करते ही फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और बच्चों आपका एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होएगा। एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होएगा। उस कंफर्मेशन पेज पे 3 ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा सेव, तो पहले सेव करना, तीनों स्टेप करने हैं। एक आएगा सेव, तो पहले सेव करना, आपके लैपटॉप में, पीसी में पीडीएफ बन के सेव हो जाएगा। दूसरा आएगा मेल, उसको भी क्लिक करना, आपने जो मेल आईडी भरा था उस पर ऑटोमेटिकली वो कंफर्मेशन पेज मेल हो जाएगा, वो हो गया। तीसरा आएगा प्रिंट, उस पर प्रिंट पे दबाओगे तो वो प्रिंटिंग का ऑप्शन देगा, और उसका एक प्रिंट भी निकाल के रख लेना, राइट। तो सेव, मेल एंड प्रिंट, ये तीनों वर्क अपने कंफर्मेशन पेज के साथ करें, अपने पास रखें उसको, और जहां जहां पर भी आगे रिक्वायरमेंट आती है ना, कभी भी कोई भी डिटेलिंग आएगी तो आपको लॉगिन करना होगा। जो शुरुआत में मैंने बताया था, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन करना होगा, वहां एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जो पासवर्ड बनाया था वो डालोगे, और उसके थ्रू आप लॉगिन करके अपना पोर्टल, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। बट मैं बार बार रिपीट कर रहा था अपने सेशन में, फिर से आपको अवेयर कर रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सावधानी से, तसल्ली से, बिना हड़बड़ी के, बिना टेंशन के इन डिटेल्स को भरो। इसके अलावा जो भी और डिटेलिंग रिक्वायर्ड होंगी वो मैं सब आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराता रहूंगा। स्टिल पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इंक्वायरीज हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में वो सारी इंक्वायरीज भेजिए। आई विल आंसर ईच एंड एवरी इंक्वायरी, बट गलतियां नहीं करनी है ना। 10 बार पूछ लो, 10 बार कंफर्म कर लो, बट गलत नहीं भरना है। बाद में परेशान नहीं होते रहना है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया या मुझे करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों जो भी आपके क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल रिप्लाई देम, एंड आराम से, तसल्ली से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहिए। यू विल डेफिनेटली डू वेल। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।